Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to talk about general anesthetics. Now सबसे पहले आपके टर्म में आपके माइंड में ये टर्म बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जनरल एनेस्थीसिया का मतलब क्या है. जनरल एनेस्थीसिया मीन्स कि ग्लोबल बट रिवर्सिबल सीएनएस डिप्रेशन. ओवरऑल सीएनएस की डिप्रेशन है लेकिन वो रिवर्सिबल है. अब इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है और आप बेटर ये होगा कि यही एज इट इज़ याद रख लो और जब लिखो तो जो पॉइंट्स मैंने ब्लैक से हाईलाइट किए हैं वही हाईलाइट हो जाए. इट इज़ अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस. ऑब्वियसली एनेस्थीसिया है, अनकॉन्शियसनेस की स्टेट है जो कि हम क्यों अचीव करते हैं, इसलिए अचीव करते हैं मेनली फॉर कैरिंग आउट अ सर्जरी कैरी आउट करने के लिए विद अबॉलिशमेंट ऑफ ऑल पेरिफेरल सेंसेशन. हमारा मकसद ये होता है कि हमने सारी पेरिफेरल सेंसेशन को ब्लॉक करना है सो दैट the patient does not get pain as well as it would be very easy to maintain respiratory based function. ठीक है, and keep the patient out of anxiety and apprehension. तो ये एक बहुत अच्छी जनरल की डेफिनेशन है, यानी कि एक ऐसा अनकॉन्शियस का मैकेनिज्म जो कि हम अप्लाई करते हैं ताकि पेशेंट जो है उसकी सारी पेरिफेरल सेंसेशन अबॉलिश हो जाए और उसको बिल्कुल भी कोई पेन ना हो, वो आउट ऑफ एंजाइटी रहे, आउट ऑफ एप्रीहेंशन रहे और उसको जो है उसके सीवीएस और रेस्पिरेशन भी हम आसानी से मेंटेन कर सकें. अब हमें जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एनेस्थीसिया के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको अटेन करना. सबसे पहले एनेस्थीसिया से हमारी मुराद क्या होती है, एनेस्थीसिया हम क्यों करना चाह रहे हैं ताकि पेशेंट को एनाल्जेसिया अचीव हो. एनाल्जेसिया जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पेशेंट भी वरीड होता है, डॉक्टर भी वरीड होता है और इवन कि आपका जो एनेस्थेटिस्ट होता है, ठीक है, वो भी वरी होता है क्योंकि उसको भी एनेस्थीसिया इसी तरह से देना है कि एनाल्जेसिया जरूर हो चाहिए, यानी कि इट इज़ द डिक्रीज अवेयरनेस और डिक्रीज सेंसेशन ऑफ पेन. उसके बाद नंबर 2 पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमनेजिया. एमनेजिया भी हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि पेशेंट को सर्जरी के दौरान जो आपके पास ट्रोमेटिक इवेंट्स थे वो याद नहीं रखने होते, उसको याद नहीं रखने होते कि इतनी इतनी बड़ी मशीनें यूज़ करनी है, इतनी इतनी बड़ी इंसर्जन्स करनी है, वो उसको याद नहीं रखना होता और वो अगर याद भी रहे तो वो ट्रॉमा में रहेगा. तो वो एमनेजिया हमारे लिए करना ज़रूरी होता है, वो भी हमने अचीव करना होता है. नंबर 3 ये है कि हमने उसको अनकॉन्शियस करना होता है. पेशेंट के यानी कि सर्जरी के दौरान कॉन्शियस तो नहीं होना चाहिए ना, वो अनकॉन्शियस होना चाहिए. उसको बिल्कुल भी अपनी सराउंडिंग्स के बारे में कोई अवेयर होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, जितने भी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस है वो लॉस हो जाने चाहिए क्योंकि ये ना हो कि सर्जरी के दौरान आपके पास कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस एलिसिट हो जाए और हमारी सर्जरी को इम्पेयर करें. फिर स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्जरी करने होंगे और मसल आगे से कॉन्ट्रैक्ट है तो सर्जरी कैसे होगी, तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे जो पॉइंट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एनेस्थेटिस्ट के लिए, एक इवन के सर्जन के लिए और एक आपके पास जो है वो पेशेंट के लिए भी. ठीक है, आपको ये बताना चाहिए कि ये जो आपके पहले 3 पॉइंट्स हैं उसके लिए सर्जन, पेशेंट और एनेस्थेटिस्ट तीनों वर्डेड होते हैं, लेकिन खास तौर पे आगे जो लास्ट 2 पॉइंट ना उनके लिए आपको बताना चाहिए कि सर्जन ही सिर्फ वर्डिड होता है क्योंकि स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन और आपके पास लॉस ऑफ रिलैक्सेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा, मेनली जितने भी जनरल एनेस्थेटिक होता है ना वो होते हैं हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो ये आपके पास क्या कर रहे होते हैं कि ये अपने मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो कुछ ही मेटाबोलाइज होते हैं, अदरवाइज तो आपके पास जो इनहेलेंट होते हैं उनको लंग से ले लेते हैं और आपके पास लंग से एक्सेल हो जाते हैं, लेकिन जो मेटाबोलाइज होते हैं वो आपके पास हेलोजन रिलीज करते हैं. तो दे कैन ऑल्सो लीड टू क्यूमुलेटिव हेपेटोटॉक्सिसिटी. ये हम आगे जो है ना इसके बारे में फर्दर बात करेंगे. अब हम चलते हैं थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी. जनरल एनेस्थीसिया इज अ स्टेट व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया, एमनेसिया, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस. हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. और ऑब्वियसली जनरल एनेस्थीसिया है तो इन्होंने सीएनएस को डिप्रेस करना है, लेकिन बाकी सीएनएस डिप्रेशन से ये डिफरेंट इस तरीके से है कि आपके पास इनकी जो इंडक्शन है वो भी रैपिड है और उनका एक्शन टर्मिनेशन भी रैपिड है. ठीक है, आपको पता है बाकी सीएनएस डिप्रेशन तो कितनी देर तक जो है वो आपके पास अपना अफेक्ट रखते हैं, कि इनकी जो है वो टर्मिनेशन भी रैपिड है क्योंकि हमें सिर्फ सर्जरी के दौरान इसको चाहिए. ऑब्वियसली नॉर्मल प्रोसीजर्स में तो इसको मतलब नॉर्मल डेली लाइफ में तो हमें नहीं चाहिए ना. अब जनरल एनेस्थीसिया को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जो इनहेलेंट होते हैं और दूसरे जो आईवी एजेंट्स हैं. और इनहेलेंट को भी आगे से क्लासिफाई किया गया इनटू द गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड्स. गैसेस में आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है और वोलेटाइल लिक्विड्स में आपके पास हेलोथेन है, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आईवी में. इंट्रावीनस में आपके पास आपसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि फास्ट एक्टिंग होते हैं और स्लो एक्टिंग होते हैं और आपके ओपियोइड जो डिसोसिएटिव होते हैं. और अगर हम देखें तो आपके पास बार्बिट्रेट्स हैं, उसमें थायोपेंटल है, बेंजोडाइज़ापीन्स है, उसमें मिडाजोलाम है. इनको हम क्यों दे रहे हैं इसमें, क्योंकि आपके पास ये शॉर्टर एक्टिंग वाले हम यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया कि आपके पास एसाइड वो होंगे जो कि इंडक्शन भी रैपिड है और आपके पास टर्मिनेशन भी रैपिड है. इसके अलावा डिसोसिएटिव में केटामिन है. डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया एक ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें आप 30 to 40 मिनट्स के लिए एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आप इसको अप्लाई करते हो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में केटामिन को. और आपने रखना है कि इसमें होता है कि पेशेंट को पेन तो शायद फील, लेकिन वो पेन तो उसको शायद पता चल रही हो लेकिन वो पेन को एज अ नॉक्शियस स्टिमुलाई परसीव नहीं कर रहा. ठीक है, एक बहुत डिफरेंट तरह की इसको है, इसको हम देखेंगे.
फिर आ जाते हैं मिसलेनियस। जो मिसलेनियस होते हैं ना वो अल्काइल फिनोल्स होते हैं, जिसमें एटोमिडेट है और प्रोपोफोल है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल एनेस्थीसिया में आप शामिल करते हैं डिसोसिएटिव वाले को, ठीक है। एक डिसोसिएटिव जिसमें केटामिन है, दूसरे को होता है न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया। न्यूरोलेप्ट जो होते हैं दे आर आल्सो नोन एज एंटी साइकोटिक्स, और एनाल्जेसिया ऑब्वियसली डिक्रीज पेनिस अवेनेस। तो इसमें आपके पास आ जाते हैं ड्रोपेराडोल विच इज एन एंटी साइकोटिक, प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस फेंटेनाइल, जो कि आपके पास यही है ओपियोइड एनाल्जेसिक है। तो ये आपके पास इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो हो गई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपके पास एनेस्थीसिया की स्टेजेस। आपने रखना है कि जो मॉडर्न एनेस्थीसिया होते हैं वो बड़ी जल्दी आ करते हैं, लेकिन जो पुराने एनेस्थेटिक्स थे वो डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइम ऑफ एक्सपोजर सर्टेन स्टेजेस प्रोड्यूस करते थे, जिसके बाद आपको जो है वो एनेस्थीसिया अचीव होता था। सबसे पहले होता है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया में इसको हम यहाँ पे गिडल साइंस भी कहते हैं। एनाल्जेसिया में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एनाल्जेसिया में ऑब्वियसली डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ पेन होती है, बाद ज़क़ात एमनेसिया भी इसमें अचीव हो जाता है, और इसके अलावा कॉन्शियसनेस जो है वो यहाँ पे इंपेयर हो जाती है। अब डिसइनहिबिशन या फिर डेलोरियम वाला ये जो एक्साइटमेंट वाला स्टेट होता है, इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जब आपकी सीएनएस की इनहिबिटरी पाथवे इनहिबिट हो जाएंगे तो डिसइनहिबिशन हो जाएगी, यानी कि इनहिबिटरी पाथवे जब इनहिबिट हो जाएंगे तो एक्साइटेशन ओवर पावर कर जाएगी, तो एक्साइटेशन होगी। तो इस स्टेज को जो है वो सर्जन जल्दी क्विकली पास करना चाहते हैं। इस स्टेज में रिफ्लेक्सेस भी इनहैंस होते हैं, रेस्पिरेशन भी टिपिकली रेगुलर होती है, और रचिंग और इनकॉन्टिनेंस भी होती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है, एरिथमिया भी हो सकता है कैटेकोलामिन की वजह से। तो ये बड़ी खतरनाक सी स्टेज होती है। सर्जन वांट्स टू पास दिस स्टेज वेरी क्विकली। उसके बाद जाता है सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज। अब जो ये वाली स्टेज होती है इसमें आपने रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेज में अनकॉन्शियस अचीव हो चुकी होती है, पेन रिफ्लेक्सेस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते, रेस्पिरेशन भी बिल्कुल रेगुलर है, ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल रेगुलर है। अब इस यानी कि स्टेज में जो सर्जन है वो एनेस्थीसिया परफॉर्म कर सकता है, सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। तो इसकी 4 प्लेन्स होती है, जिसमें आपके पास प्लेन 3 में जो है वो सर्जरी परफॉर्म होती है। उसके बाद लास्ट में स्टेज आता है मेलरी डिप्रेशन का या रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का। इसमें क्या होता है कि आपके सीवियस और आपके रेस्पिरेटरी सेंटर इतने डिप्रेस हो चुके होते हैं, तो इसमें आपको मैकेनिकल फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल। अगर तो कोई माइनर सर्जिकल प्रोसीजर आपने करना है तो आपको पता है कि आप कॉन्शियस सेडेशन से आपने कॉज करानी है। पेशेंट को कॉन्शियस रखने से आपने उसको थोड़ा सा सेडेट करना है, वो आप लोकल एनेस्थेटिक और आईवी एजेंट से कर सकते हो। लेकिन अब अगर आपने मेजर सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो मेजर सर्जिकल प्रोसीजर से आपको इंटरवेनेस ड्रग भी देनी पड़ती है, आईवी ड्रग भी देनी पड़ती है, यानी कि आईवी भी देनी पड़ती है, इनहेलर भी देने पड़ते हैं, और आपको कहीं ना कहीं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी देना पड़ता है। और आपने रखना है कि आगे हम देखेंगे कि डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया क्या होता है। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया पोटेंसी से भी डिटरमाइन होता है। इसके अलावा यहाँ पे डिपेंड होता है मतलब ब्रेन में किसी भी गैस का या ड्रग का पार्शियल प्रेशर कितना है, और यहाँ पे वाइटल साइन मॉनिटरिंग से, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैलेंस एनेस्थीसिया। बैलेंस एनेस्थीसिया आपको पता है कि इट इज एन एनेस्थीसिया व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सचर ऑफ ड्रग ऑफन इंक्लूड बोथ इनहेल एंड इंट्रावेनस। तो बैलेंस में क्या होता है कि आपके पास बाज़ क्या होता है कि हम सिर्फ एक आईवी या इनहेलेंट लेके आपको एनेस्थीसिया अचीव नहीं होता, तो हम दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं। या तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे नाइट्रस ऑक्साइड को और हेलोथेन को। आगे हम देखेंगे कि ये एक बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपके पास जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना वो जो है वो अपनी ज़्यादा मैक होने की वजह से पोटेंट कम होता है, तो हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन देनी पड़ती है, लेकिन वो इंडक्शन बहुत जल्दी करता है, क्योंकि आपके पास उसकी ब्लड गैस कोएफिशिएंट बहुत कम होती है। कि आपको टर्म्स अभी समझ नहीं आ रही होगी, मैं अभी आपको समझा देती हूँ, ये बहुत ईजी टर्म्स है। उसके बाद हेलोथेन आपको पता है कि उसमें उसकी मैक भी कम है, और उसकी रिलेटिवली देखें तो उसकी जो है वो आपकी जो ब्लड गैस कोएफिशिएंट है वो भी 2.3 है, तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये आपके पास दोनों हम कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि एक फास्टर एक्टिंग और एक स्लो एक्टिंग जो है वो हम यहाँ पे वही दे दें, आपके इनहेलेंट दे दें, आईवी एजेंट दे दें। जैसे हम यहाँ पे फास्ट एक्टिंग नाइट्रस ऑक्साइड होगा और आपके पास बल्कि इनहेलेंट दे दें, फास्ट ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड होगा, और दूसरे जो आपके पास यहाँ पे हेलोथेन हो सकते हैं, जो कि दूसरे उसको मेंटेन करेंगे। ठीक हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनका जिक्र कर देते हैं। एक आपके पास टर्म है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं मैक, दैट इज द मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन। मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन का मतलब है कि इट इज़ दैट मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग विच इज़ हमने कहा था कि किसी भी इनहेलर एनेस्थेटिक का एल्वेलर कंसंट्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ रिस्पॉन्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड पेनफुल स्टिमुलस इन 50% ऑफ इंडिविजुअल। ये कभी भी ना भूलना, डेफिनेशन में अक्सर बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं कि 50% इंडिविजुअली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमने क्या कहा है कि वो आपके पास इनहेलर एनेस्थेटिक की कंसंट्रेशन जो कि 50% लोगों में जब उनके एल्वेलर में वो कंसंट्रेशन जाएगी किसी भी एनेस्थेटिक की, तो वो पेन की स्टिमुलस को परसीव ही नहीं कर पाएगा, यानी कि वो पेन के स्टिमुलस को नहीं परसीव कर पाएगा, वो नहीं उसको परसीव कर रहा होगा, तो उसको हम यहाँ पे कहेंगे कि वो होता है मैक 50%, वो भी इंडिविजुअल में। तो मैक के बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि मैक जो है ना इट कोइंसाइड्स विद द पोटेंसी, ठीक है, ये पोटेंसी से कोइंसाइड करता है। आपको पता ना कि हम इसको 50% इंडिविजुअल चेक करते हैं, तो ये ईडी पोटेंसी यानी कि ईडी 50 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी ड्रग जितनी ज़्यादा उसकी मैक होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा उसकी वो मिनिमम कंसंट्रेशन होगी जो कि पेन के थ्रेशोल्ड को पेन की सेंसेशन को परसीव ना होने दे, उतनी ही कम वो पोटेंट होगी, और जितनी कम वो कंसंट्रेशन होगी जिससे हमें पेन फील होना स्टॉप हो जाए, उतनी ज़्यादा वो ड्रग पोटेंट होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैक और पोटेंसी का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इट कोइंसाइड्स विद द ईडी 50, लेकिन आपके पास इनका रिलेशन जो है वो क्या है, इनवर्स है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैक है वो आपके पास जो है ना एडिटिव होती है, यानी कि आप दो चीज़ों को मैक को ऐड कर दोगे। फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो नाइट्रस ऑक्साइड का जो मैक है वो भी ऑलमोस्ट 0.5 है, और जो आपके पास डेस्लोरेन का मैक है वो भी ऑलमोस्ट 0.5 है, या 0.47 है, 0.42 है, तो उनको ऐड कर दो तो 1 बन जाएगा। तो ये मैक की वैल्यूज एडिटिव होती हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया मैक, और ये पोटेंसी को आइडेंटिफाई करता है। दूसरी चीज़ होती है आपके पास यहाँ पे ब्लड गैस कोएफिशिएंट। ठीक है, ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है। अब आपने रखा है कि ब्लड अच्छा कोई भी गैस होती है, ठीक है,
हमारे ब्लड के अंदर वो क्या होती है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होती है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होती है। आपको पता है आपकी जितनी भी ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा प्रोटीन से ही बाउंड है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो सारी की सारी प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होती है। तो जो भी गैस बाहर से आएगी वो भी प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होगी। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी आके प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाती है। तो वो जो बाउंड फॉर्म होती है, क्या वो बाउंड फॉर्म एक्शन परफॉर्म करती है? नहीं, वो एक्शन परफॉर्म तो नहीं करती ना। तो उस बाउंड फॉर्म को यहाँ पे आप कहोगे कि दैट इज द ब्लड एनेस्थेटिक। जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड फॉर्म होती है उसको कहते हैं ब्लड एनेस्थेटिक। और वो ब्लड एनेस्थेटिक जो है वो आपकी कॉरेस्पॉन्ड कर रही है इसको, ठीक है, यानी कि वो बाउंड फॉर्म है। और ये जो गैस है ये वाली वो फॉर्म है जो कि फ्री फॉर्म है, जो कि ब्लड में ट्रेवल कर रही है। तो आपको पता है कि हमें किसी भी एक्शन के लिए क्या चाहिए कि हमें जो आपके पास जो ब्लड एनेस्थेटिक वाली फॉर्म है वो हमें कम चाहिए और जो गैस वाली फॉर्म है वो हमें ज़्यादा चाहिए। तो यानी कि आइडियली क्या चाहिए कि हमें ये रेशियो ओवरऑल कम चाहिए ताकि ये जो ड्रग है वो ज़्यादा फ्री अवेलेबल हो और वो सीएनएस में जाके जो है वो डिप्रेशन कॉज कर सके। अब इससे आपने क्या रिड्यूस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, वैल्यू अगर ज़्यादा हुई इसका मतलब ये होता है कि आपके पास उस ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, वो ब्लड में ज़्यादा जा रही है, वो ब्लड में ज़्यादा जो है ना वो रहना चाह रही है, वो वाटर सॉल्युबल ज़्यादा है। इसका मतलब है कि उसकी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो कम है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है। अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है तो इट विल यानी कि लेस इक्लिब्रेट विद द ब्लड, ये ब्लड के साथ जो है वो इक्लिब्रेट कम करेगी, यानी कि इसके और ब्लड यानी कि ब्लड के और एल्वेलर में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास बहुत कम होगी। तो इसमें इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये डिफ्यूज़ कर जाएगी पेरिफेरली, ठीक है, ये क्या करेगी कि आपकी पेरिफेरली बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस यहाँ पे आपके पास डिफ्यूज़ कर जाएगी। जबकि पेरिफेरली प्रोड्यूस कर जाएगी तो यहाँ पे आप रखना है कि इसकी पेनिट्रेशन इनटू सीएनएस जो है ना वो क्या हो जाएगी, जबकि पेरिफेरली डिफ्यूज़ कर जाएगी तो इसकी पेनिट्रेशन इनटू सीएनएस तो हो जाएगी कम। तो ये आपके पास इसका मीनिंग, जब सीएनएस में पेनिट्रेशन कम होगी तो ओवरऑल आपको पता है कि आपको एनेस्थीसिया तो अचीव नहीं होगा ना। तो ये होता है कि हाई वैल्यू होगा तो आपके पास इंडक्शन कम होगी। इंडक्शन, अच्छा यहाँ पे फेजेस में बताना भूल गई हूँ। इंडक्शन होता है इट इज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टिल अटेनमेंट ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, ठीक है, यानी कि आपका एनेस्थीसिया कब तक अटेन होता है। मेंटेनेंस होता है प्रोविजन ऑफ सस्टेन एनेस्थीसिया फॉर द होल पीरियड ऑफ सर्जरी, और रिकवरी होता है ये सर्ज ऑफ एनेस्थीसिया अंटिल द रिफ्लेक्सेस आर अटेन। तो इंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होती है कि अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल वो सीनेस में कम हो जाएगी। अगर इसको रिवर्स कर दे तो अगर वैल्यू कम होगी तो वर्सिबिलिटी कम होगी, लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगी कि वो इक्विलिब्रेट भी जल्दी कर जाएगी ब्लड से और वो आपको ज़्यादा ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी सीएनएस में, बाकी पेरिफेरल साइड पे नहीं जाएगी। सीएनएस में ज़्यादा जाएगी तो आपके पास अफेक्ट है वो जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इनके मल्टीपल तरह के हो सकते हैं। इसमें आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं GABA A रिसेप्टर क्लोराइड चैनल पे जो एक्ट करते हैं उसमें इनहेलेशनल एजेंट बार्बिटरेट्स प्रोपोफॉल एटोमेडेट है। फिर जो ग्लाइसिन रिसेप्टर क्लोराइड चैनल पे एक्ट करते हैं उसमें इनहेलेशनल एजेंट बार्बिटरेट्स प्रोपोफॉल है। फिर जो ग्लूटामेट रिसेप्टर NMDA चैनल पे एक्ट करते हैं केटामीन नाइट्रस ऑक्साइड साइक्लोप्रोपेन है। पोटेशियम चैनल ब्रेक हाइपरपोलराइजेशन पे जो एक्ट करते हैं उसमें आते हैं इनहेलेशन एजेंट नाइट्रस ऑक्साइड साइक्लोप्रोपेन, और निकोटिनिक रिसेप्टर पे जो एक्ट करते हैं सिट्राइलकोनिन वाले उसमें आ जाएंगे आपके इनहेलेशन एजेंट्स, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अभी बात की है कि ये आपके पास एल्वेला है, ये ब्लड है और ये ब्रेन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहाँ भी ड्रग का ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ भी इफेक्ट अचीव होगा। तो ड्रग का जो इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना उस पर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 1 होता है फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग और नंबर 2 है फैक्टर्स रिलेटेड टू बॉडी। फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग में 2 फैक्टर्स आते हैं। एक होता है उनका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स होंगे और फिक्स लॉ के मुताबिक जो है वो जहाँ भी ज़्यादा होगा उससे इंडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 2 बात आ जाती है सॉल्युबिलिटी की। अगर कोई भी ड्रग है वो ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल होगी तो ब्लड में जब वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी तो इसका मतलब है कि वो जो है वो वाटर सॉल्युबल ज़्यादा है तो इसकी जो सीएनएस पेनिट्रेशन है वो कम होगी। तो ओवरऑल क्या होगा कि इसकी वजह से ये इन्वर्स रिलेशन होगा कि जितनी ज़्यादा वो ब्लड में सॉल्युबल होगी उतनी स्लोली इंडक्शन होगी। सिमिलरली अगर उसकी टिश्यूज़ में ज़्यादा यानी कि पेनिट्रेशन हो रही है तो वो टिश्यू में ज़्यादा जा रही है, यानी कि हमारी बॉडी टिश्यू में ज़्यादा जा रही है तो उससे यहाँ पे आपने रखना है कि जब वो टिश्यू में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो उसकी इंडक्शन रैपिड होगी, ठीक है। आर्टेरियोवेनस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसा यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे ही हम कोई भी ड्रग ली है तो आपके पास सबसे पहले एल्वेला में गई, एल्वेला से आपके पास आर्टरीज में आर्टियल ब्लड में गई, आर्टियल ब्लड में फिर आपके पास पेरिफेरल पार्ट में गई और सीएनएस में भी गई और वहाँ से वापस वीनस ब्लड के थ्रू लंग में ही आई और लंग से एल्वेला के थ्रू वापस रहेगी। तो ये सारा आर्टियोवेनस कॉन्फ्लिक्शन होता है। अगर है कि ड्रग की कंसंट्रेशन इंडक्शन की टाइम आर्टियल ब्लड में ज़्यादा होती है और रिकवरी के टाइम वीनस ब्लड में ज़्यादा होती है, इसको हम कहते हैं आर्टियोवेनस कोएफिशिएंट। आर्टियोवेनस कोएफिशिएंट अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास इंडक्शन स्लो होगी क्योंकि उसको बैलेंस को मेंटेन करने में हमें टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा ये आपके पास हो गया, यहाँ पे बात होगी। उसके बाद आता है फैक्टर रिलेटेड टू बॉडी पल्मोनरी वेंटिलेशन। अगर वेंटिलेशन ज़्यादा होती है ना तो इससे रेट ऑफ राइज ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ एल्वेला और गैसेस का भी ज़्यादा होगा तो इससे भी आपके पास इंडक्शन जो है वो फास्टर होगी। पल्मोनरी ब्लड फ्लो का ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो क्या करेगा कि वो अपने साथ गैस को ट्रैवल ले जाएगा साथ, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से इंडक्शन कम हो जाएगी। एल्वेलर एक्सचेंज आप रहता है कि अगर वो ज़्यादा, इसका मतलब है कि पेटेंसी ऑफ द एल्वेला पे डिपेंड करता है। अगर एल्वेला ज़्यादा पेटेंट है तो ड्रग ज़्यादा आएगी, अगर नहीं पेटेंट तो ड्रग आपके ज़्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। उसके बाद सेरिब्रल ब्लड फ्लो के ज़्यादा होगा तब भी उसकी जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी।